करते हैं। दूसरा पॉइंट, इस टाइप की जो ब्रिक्स होती हैं इन्हीं का इस्तेमाल हम लोग थर्मल इंसुलेशन यानी कि टेम्परेचर से बचाने के लिए स्ट्रक्चर को भी करते हैं। इस टाइप के बने हुए घरों के अंदर जो बैठोगे आप लोग तो आपको गर्मी उतनी महसूस नहीं होती जितनी आप लोगों को नॉर्मल घरों में होती है। ओके, चलिए अगला पॉइंट आता है बेटा मोर्टार। इसमें वैसे ही लगाते हैं, बीच का हिस्सा खोखला ही रखा जाता है या फॉर्म भर दी जाती है, या तो खोखला रखा जाता है या फॉर्म भर दी जाती है। अगला पॉइंट सुनेंगे बेटा, परफोरेटेड ब्रिक क्या होती है। परफोरेटेड ब्रिक में बस इतना ध्यान रखोगे, हॉलो ब्रिक में और परफोरेटेड ब्रिक में इतना सा अंतर होता है कि परफोरेटेड ब्रिक के अंदर आपके जो होल्स होते हैं वो सिलेंड्रिकल होल्स होते हैं। तो इसमें लिखा भी हुआ है कि दीज ब्रिक्स हैविंग द सिलेंड्रिकल होल इन इट, इसके अंदर सिलेंड्रिकल होल होते हैं जिनको हम लोग परफोरेटेड ब्रिक के नाम से जानते हैं। और जो होल का साइज है वो भी सेम इसमें 20 mm से जनरली कम होता है, या फिर ऐसे कह सकते हो कि एक होल का एरिया 500 mm स्क्वायर से कम या इसके बराबर होता है। दूसरा पॉइंट है, इनका इस्तेमाल भी हम लोग जैसे अभी उसको कर रहे थे, इसका इस्तेमाल भी लाइट वेट स्ट्रक्चर और हीट प्रूफ स्ट्रक्चर बनाने में करते हैं। मिनिमम स्ट्रेंथ 7 MPa, WAC आपकी 15 WAC वगैरह सब याद कर लेना भाई। आगे एक और चीज लिखी हुई है कि जो टोटल परफोरेटेड एरिया है, टोटल जो हम गड्ढे कर रहे हैं इसके अंदर, वो टोटल एरिया के 30% से 40% से कम या बराबर होने चाहिए। नेक्स्ट वही लाइट वेट स्ट्रक्चर में यूज करेंगे, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में यूज करेंगे, और वही सेम वापस से लिख दिया है, यही चीज को वापस लिख दिया हुआ है यहाँ पे, तो दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। लास्ट पे एफ्लोरेंस, तो इसमें मॉडरेट एफ्लोरेंस तक हो सकती है, और इसकी डायमेंशन 19x9x9 नॉर्मल ब्रिक के जैसी, और दूसरी 29x9x9 भी इसकी डायमेंशन हो सकती है, बड़े साइज की भी हो सकती है ब्रिक आपकी। ओके, और ये चैप्टर आप लोगों का यहाँ पे खत्म हो जाता है भाई। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं बेटा, इस चैप्टर को जस्ट पढ़ने के बाद भी एक और चैप्टर हमारे दिमाग में आता है और उसका नाम है ब्रिक मैसनरी। तो ये पढ़ने के बाद जब ब्रिक मैसनरी पढ़ोगे तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। चलिए आगे आ जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर हमारा ब्रिक मैसनरी। सब कुछ क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, सबसे पहले पॉइंट लिखा हुआ है ब्रिक मैसनरी क्या होती है। पहली बात तो हमने आपको बताया कि भाई ब्रिक मैसनरी मतलब हिंदी में बात करूं तो ईंटों के द्वारा की गई चिनाई। अब इस चिनाई को करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, है ना। दो चीजों की कौन कौन सी, पहले आ रहा होगा। अब देखिए, सबसे पहले पॉइंट लिखा हुआ है ब्रिक मैसनरी क्या होती है। पहली बात तो हमने आपको बताया कि भाई ब्रिक मैसनरी मतलब हिंदी में बात करूं तो ईंटों के द्वारा की गई चिनाई। अब इस चिनाई को करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, है ना। दो चीजों की कौन कौन सी, पहली जरूरत पड़ेगी बेटा ब्रिक की, और दूसरी जरूरत पड़ेगी हमें मोटार की। तो हम लोग जब ब्रिक और मोटार दोनों मटेरियल्स का या फिर दोनों कंपोनेंट का इस्तेमाल करके जब हम लोग कोई एक टेक्निक का इस्तेमाल करके कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसे हम लोग ब्रिक मैसनरी के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास में कि ब्रिक मैसनरी आपके पास में एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम लोग ब्रिक और मोटार का इस्तेमाल करके एक स्ट्रक्चर को बनाते हैं या वॉल को बनाते हैं, दैट इज नोन एज द ब्रिक मैसनरी। तो इसमें लिखा हुआ है आपके पास में कि ब्रिक मैसनरी इज मेड अप ऑफ, ब्रिक मैसनरी किससे बनी होती है, ब्रिक से, और ब्रिक को कैसे जोड़ रखा होता है, मोटार की मदद से। कई सारे बच्चों को शायद ना पता हो, तो ब्रिक तो आप लोगों को पता ही है, ब्रिक तो अभी पूरा पढ़ाया हमने, कैसे बनती है, क्या होती है, क्या कमियां होती है, कितने टाइप की होती है। मोटार जो होता है ये आपके पास में क्या है, पेस्ट है, जिसमें हम लोग जनरली सीमेंट का या फिर सैंड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसके सीमेंट का और लाइम का, सॉरी सीमेंट का या लाइम का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा हम लोग सैंड का इस्तेमाल करेंगे या सुर्खी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हम लोग इसमें वाटर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो जनरली इस तरीके से आप लोगों का मोटार बनाया जाता है। जो बेसिक मोटार बनाया जाता है उसमें तो हम लोग सीमेंट, सैंड और वाटर का ही मिक्स का इस्तेमाल करते हैं, सीमेंट, सैंड और वाटर का। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, इस जगह पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक ब्रिक है। अब इस ब्रिक में ब्रिक के चारों तरफ हम लोग, चारों तरफ का मतलब है ब्रिक के जॉइंट्स जो होते हैं, जैसे इसमें हमने मोटार फिल किया, यहाँ हमने मोटार फिल किया, इस तरीके से मोटार फिल किया जाता है। और इसके लिए ना धागे का इस्तेमाल करते हैं। आपको शायद यहाँ पे दिख रहा होगा एक धागा जा रहा है, ये रहा धागा, और ये किसके लिए किया जाता है, अलाइनमेंट के लिए। अलाइनमेंट का मतलब ये होता है कि जो हमारी दीवार है वो सीधी बने, टेढ़ी ना बने, इसलिए हम लोग एक धागे का इस्तेमाल कर लेते हैं, जिससे कि इसको एक सही मायने में सही एक फ्रेम के अंदर बिठा सकें दीवार को, और इसको एक सीधी बना सकें, इनमें अलाइनमेंट प्रॉपर तरीके से हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। हाँ बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा आपके पास। अब देखो, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था, ब्रिक मैसनरी समझ में आ गया, जिसमें हम लोग ब्रिक की मदद से, ब्रिक और मोटार की मदद से, हम लोग जब ब्रिक और मोटार की मदद से एक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज द ब्रिक मैसनरी। अब पॉइंट इसमें ये है कि इस जगह पर ये आपका फ्रॉग होता है, बता चुका हूं, ये आपका हेडर होता है, आपका स्ट्रक्चर, इसका जो डायमेंशन है 190 × 90 × 90 होता है, और इसका जो नॉमिनल साइज है 200 × 100 × 100। क्यों, क्योंकि आपके पास में मोटार की थिकनेस आपको बताई थी वो 10 mm होता है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं आगे की कहानी। देखो बताया था हेडर किसे कहते हैं, तो लॉन्ग जो शॉर्टेस्ट पार्ट होता है ब्रिक का उसको हेडर कहते हैं, जो लॉन्गेस्ट पार्ट होता है ब्रिक का उसको स्ट्रक्चर कहते हैं। ये आपके पास हेडर है, हेडर की साइज आप देख सकते हैं 90/90 होती है, और स्ट्रक्चर की साइज आप देख सकते हैं कितनी है आपके पास में, 190 × 90 होती है। अब देखो एक चीज और समझ लो, अब इसमें एक टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग जिसका नाम है कोर्स। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि कोर्स क्या होता है ना। कोर्स का मतलब है ब्रिक या स्टोन का जब हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लेयर बिछाते हैं, जब हम लोग ब्रिक या स्टोन की एक हॉरिजॉन्टल लेयर बिछाते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं कोर्स। क्या कहते हैं बेटा, उसे हम लोग कोर्स कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो मैं इस जगह पर एक कोर्स बिछा रहा हूं, मैंने एक हॉरिजॉन्टल कोर्स बिछाया सबसे नीचे, जिसमें सामने से तुमको क्या दिख रहा है, स्ट्रेचर 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 वाला हिस्सा दिख रहा है। दूसरी वाली में आपको क्या दिख रहा है, हेडर हेडर हेडर, इस तरीके से हेडर दिख रहे हैं सारे के सारे। फिर ऊपर वाली में वापस से स्ट्रेचर 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 इस तरीके से दिख रहा है। तो ध्यान रखिएगा, हॉरिजॉन्टल लेयर ऑफ द ब्रिक और स्टोन, ब्रिक या स्टोन की जो हॉरिजॉन्टल लेयर होती है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, ब्रिक या लेयर की जो हॉरिजॉन्टल, ब्रिक या स्टोन की जो हॉरिजॉन्टल लेयर होती है उसे हम कोर्स कहते हैं। अगर उस कोर्स में आपको सामने से आपको अगर स्ट्रेचर दिखाई दे रहा है तो इसे हम लोग बोलते हैं बेटा स्ट्रेचर कोर्स। क्या बोलेंगे, तो इसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रेचर कोर्स। ठीक है, स्ट्रेचर कोर्स। और अगर आपको हेडर दिखाई दे रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे हेडर कोर्स। क्या बोलेंगे, हेडर कोर्स।
क्लियर है? तो अगर उसमें सामने से सिर्फ स्ट्रेचर दिखाई दे रहा है तो उसको चल, मतलब जैसे मान लीजिए आपके पास ये ब्रेक है तो सामने से स्ट्रेचर दिख रहा है तो उसको स्ट्रेचर कोर्स बोलेंगे पूरे इसको, और अगर सामने से हेडर दिख रहा है तो उसको हेडर कोर्स बोलेंगे। ठीक है, चलिए तो आपको समझ में आ गया हेडर क्या है, स्ट्रेचर क्या है, फ्रॉक क्या है, हेडर कोर्स किसे कहते हैं, स्ट्रेचर कोर्स किसे कहते हैं। यहाँ पे सारी बातें लिखी हैं, क्या लिखा हुआ है देखो बेटा बहुत अच्छे तरीके से समझिए, बहुत बेसिक है ये। कोर्स का मतलब बताएगा कि हॉरिजॉन्टल जो लेयर होती है आपके पास ब्रिक की हॉरिजॉन्टल लेयर को ही हम लोग कोर्स बोलते हैं। अब इसमें ना इंपॉर्टेंटली और कोर्स मैंने आपको बताई दी कि अगर आपको सामने से देखने पर उस कोर्स में सिर्फ स्ट्रेचर दिख रहा है तो उसको स्ट्रेचर कोर्स, अगर सिर्फ इसमें हेडर दिख रहा है तो उसको हेडर कोर्स बोलेंगे। अब इसके तीन पार्ट हैं, पहला सुनिए बैक, फेस और हर्ट। अब मेरे को देखिए ध्यान से एक बार, मेरे भी बॉडी में ऐसे तीन पार्ट आपको समझ में आएंगे, आपकी बॉडी में ऐसे तीन पार्ट हैं। सामने से देखो, सामने से देखोगे मुझे तो क्या दिख रहा है, मेरा फेस दिख रहा है, पीछे से देखोगे तो मेरा बैक दिख रहा है, और फेस और बैक के बीच में मेरा दिल धड़क रहा है, दिल। तो इसका मतलब जैसे एक दीवार है, तो अब मान लो मैं इस दीवार के मैं इस कमरे के अंदर बैठा हूं और इस कमरे के बाहर कुछ नहीं है और खुला मैदान है, खुला मैदान है इस कमरे के चारों तरफ। ठीक है, तो बाहर आप खड़े हुए हो, बाहर से जब आप उस दीवार को देख रहे हो, दीवार का दो हिस्से, एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ, तो दीवार को जब तुम बाहर से देख रहे हो, ठीक है, तो बाहर से देखने पर क्या दिखाई देगा आप लोगों को, उसका फेस दिखाई देगा, मुखड़ा दिखाई देगा। मुझे क्या दिखाई दे रहा है, इसका बैक दिखाई दे रहा है। जो हिस्सा तुमको बाहर से दिखेगा, जो मौसम के डायरेक्ट संपर्क में होगा, उसको हम लोग फेस बोलते हैं, और जो हिस्सा तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, जो मौसम के डायरेक्ट संपर्क में नहीं है, उसको बैक बोलते हैं। और फेस और बैक के बीच में जो चीज, जो दीवार है, जो हिस्सा है, उसको हम हर्ट बोलते हैं। तीन पॉइंट समझ में आए, जैसे अपनी बॉडी में ये फेस है, ये बैक है और उसके बीच में दिल धड़क रहा है, उसको हर्ट बोलते हैं। क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। अगला पॉइंट सुनेंगे बेटा, बैक जॉइंट और क्रॉस जॉइंट। जैसे आप दीवार चिनाई करते हो तो दीवार की चिनाई करते टाइम आपके पास दो तरीके के जॉइंट होते हैं। कौन कौन से जॉइंट है सर? एक तो आपके पास ये वाला जॉइंट दिख रहा होगा, एक आपके पास ये वाला जॉइंट दिख रहा होगा। तो इसमें ध्यान से देखिए, एक जॉइंट आपको जो ये वाला दिखाई दे रहा है, इसको देखो, पहली बात तो समझो बैड का क्या मतलब है। जैसे मैं अपने बेड पे लेटूंगा तो मैं ऐसे लेटूंगा ना, मतलब है ना, ऐसे लेटूंगा, तो इसका मतलब हुआ कि बैड जो है वो हॉरिजॉन्टल है। तो किसी भी ब्रिक का या पत्थर का जो निचला हिस्सा होता है ना, जिसके सारे से वो बैठता है या लेटता है, उसको हम लोग बोलते हैं बैड। तो इसका निचला हिस्सा क्या हो गया, बैड। तो बैड के अलोंग जो आपका फेस, जो आपका बॉन्ड बन रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बैड जॉइंट बोलेंगे। ठीक है, या इसको पैरेलल जॉइंट के नाम से भी जानते हैं। दूसरा पॉइंट है आपके पास में जो वर्टिकल जॉइंट है, इस बैड जॉइंट के जो वर्टिकल जॉइंट है 90 डिग्री पर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रॉस जॉइंट बोलेंगे। सारे लड़कों को बुला के लाओ भाई पढ़ने के लिए, जितने भी तुम्हारे दोस्त हैं, जिससे कि उनको समझ में आए। भागोगे ना बेटा, ऐसे काम नहीं चलेगा जिंदगी में। ध्यान रखिए, चीजों को डट के सामना करने की कोशिश करिए। आप लोगों को क्या लगता है, हम जब सोचते हैं ना यार वन शॉट लेना है, तो हमारे अंदर से ना क्या बताऊं मैं, धक धक होने लगता है हमको। एक होता है एक्सपेक्टेशन कि यार बच्चा आएगा पढ़ने के नहीं आएगा, यार अब लगता है कि 9 घंटे हम कैसे मोटिवेटेड रहेंगे, तबियत खराब ना हो जाए, बहुत सारी चीजें बेटा दिमाग में चलती हैं। और आप लोगों को आज के समय में टीचर बच्चे से ज्यादा मेहनत करने में लगा पड़ा है, और तुमको पता नहीं क्या हो जाता है। चलो आप समझो जरा। तो एक चीज है बेटा आपके पास में बैड जॉइंट और एक है क्रॉस जॉइंट। तो बैड जॉइंट जो होता है, अब एक बात और समझिए, जैसे आप जब दीवारों को बनाते हो, ध्यान सुनना मेरी बात को, जब दीवार बनाते हो तो दीवार को कैसे बनाते हो, जैसे एक ब्रिक यहां रखी, तो दूसरी ब्रिक रखी, तीसरी ब्रिक रखी, ऐसे चौथी ब्रिक, पांचवी ब्रिक, ऐसे है ना, रखते गए। तो आप ना फेस के अलोंग चल रहे हो, इसका फेस बनाते जा रहे हो, बनाते जा रहे हो। तो जब फेस के पैरेलल, ध्यान रखना, ये आपके पास में एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को, क्वेश्चन और पूछा जाएगा। बैड जॉइंट जो होता है ये आपका पैरेलल टू द फेस होता है, ये क्वेश्चन भी आ जाता है एग्जाम में, फेस के पैरेलल होता है। और जो ये होता है, ये परपेंडिकुलर टू द फेस होता है, परपेंडिकुलर टू द फेस। ठीक बात है सर। अगला पॉइंट आपके पास में बैड जॉइंट समझ में आ गया, क्रॉस जॉइंट समझ लो, एक हॉरिजॉन्टल जॉइंट जो कि दो कोर्सेज के बीच में होता है, जो कि पैरेलल है आपके पास में फेस ऑफ द वॉल के, उसे बैड जॉइंट बोलते हैं। और जो नॉर्मल टू द फेस ऑफ द वॉल, नॉर्मल का मतलब वही परपेंडिकुलर है, और ये आपके पास में दो कोर्सेज के बीच में ही बन रहा है, लेकिन ये आपके पास में फेस के परपेंडिकुलर है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रॉस जॉइंट बोलेंगे उसको। ठीक है, तो दोनों चीजें आप लोगों को समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट आपके पास में लैप, परपेंड, क्यून और टूथिंग। चार चीजें हैं भाई, चारों को ढंग से समझिएगा। ठीक है, चलो एक बच्चे को तो मैं बिहारी लगता हूं, अरे आई एम इंडियन बेटा, हिंदुस्तान जिंदाबाद। चलिए आइए जरा एक बार, तो लैप, परपेंड, क्योन और टूथिंग, चार चीजें क्या क्या होती हैं, आइए जरा समझाते हैं, बहुत मस्त चीज है। सबसे पहले इस वाले डायग्राम में तुम ध्यान से देखो, ये आपके पास में एक हॉरिजॉन्टल लेयर है, ये हॉरिजॉन्टल लेयर, हॉरिजॉन्टल लेयर, हॉरिजॉन्टल लेयर। तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, एक पहली चीज तो ये आपका कोर्स कहलाता है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट सुनिए, कोई भी दीवार में जब हम लोग दो दीवारों को आपस में जोड़ेंगे, जब दो दीवारों को कॉर्नर बनाने की कितनी बात सुनिएगा। देखो तुमने कई बार देखा होगा, यहां पे समझा देता हूं आप लोगों को, कई बार तुमने इस चीज को महसूस किया होगा कि जैसे मान लो तुम्हें यहां, इसके बाद तुम्हें इस दीवार को कभी जिंदगी में आगे बढ़ाना नहीं है, तो हम लोग क्या कर देते हैं, इस दीवार को हमने यहां पे रोक दिया, इसको बोलते हैं स्टॉप्ड एंड। शायद आपको दिखना रहा हो, मैं लिख देता हूं, इसको बोलते हैं बेटा स्टॉप्ड एंड। यहां हमने दीवार को रोक दिया, इस जगह पर रोक दिया, दीवार को बंद कर दिया। लेकिन कई बार ऐसा होता है, तुमने देखा होगा तुम्हारे गांव में, अक्सर गांव में क्या है तो हर जगह देखने को मिलेगा, आपके घर में अगर होगा तो बहुत अच्छी बात है। आपके घर में ना ऐसा होता है कि इस तरीके से ना दीवार के अंदर इस तरीके से आपको जगह मिलती है कि एक छोड़ करके एक ईंट को बाहर निकाल रखा होता है, अल्टरनेट टर्मिनेशन कर रखा होता है ब्रिक का। इस पर देखा होगा बंदर चढ़ता रहता है, तुम भी इसके ऊपर चढ़ के छत पे पहुंच जाते हो कई बार, जब घर में जब तक सीढ़ियां नहीं बनती है ना, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, उसी को टूथिंग बोला जाता है। तो यहाँ पे टूथिंग लिखी हुई है ना, लिख दो इसको, इसको बोलते हैं टूथिंग। तो टूथिंग क्यों की जाती है, टूथिंग क्या होती है पहले दोनों समझ लीजिए। पहली बात तो टूथिंग का मतलब होता है कि जब हम लोग मान लो अगर इस दीवार को तो मैं फ्यूचर में आगे और आगे बढ़ाना है, इसको, इस दीवार को कंटिन्यू करना है, बनाना है और आगे, तो आप क्या करोगे, इस दीवार को आगे बनाने के लिए पहले से ही इसमें ना खांचे छोड़ देते हो, एक छोड़ के एक ब्रेक को बाहर निकाले, तो एक ब्रेक बाहर निकली, दूसरी ब्रेक को खींच के बाहर निकाली, मतलब लगाते ही नहीं, ऐसा भी बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, तो एक छोड़कर ऑल्टरनेट टर्मिनेशन बोलते हैं बेटा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट टर्मिनेशन के नाम से इस प्रोसेस को जानते हैं। तो इस जगह पर हम लोग इसको धीरे 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 निकालते रहते हैं। अब ऐसा क्यों किया जाता है, फ्यूचर में जब आपको कोई भी इस दीवार को कंटिन्यू करना होगा, तो अच्छा जॉइंट या बॉन्ड बनाने के लिए हम ऐसा कर रहे होते हैं। ठीक है, बाद में अच्छी बॉन्डिंग मिल सके जब हम दीवार को कंटिन्यू करेंगे। वेरी नाइस बेटा, तो इसको टूथिंग बोलते हैं। एक और चीज मुझे बतानी थी, और उस चीज का नाम क्या था, दैट इज परपेंड। हाँ, परपेंड और लैप। अच्छा, ये परपेंड और लैप क्या होता है ये भी यहीं पे बता देता हूं। जैसे मान लो प्यारे बच्चे कि आपने एक दीवार बनाई ऐसे ईंटों से, ऐसे आपने दीवार बनाई है, थोड़ा सा बना देते हैं, देखना जल्दी यहाँ पे परपेंड और लैप भी समझ में आ जाएंगे। चलो अब देखो बेटा, मान लो कि हमने इसमें एक दीवार बनाई कुछ इस तरीके से, है ना,
देखो कटी हुई दीवार मतलब कटा हुआ आपके पास में वो है दीवार का हिस्सा, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं बस, ठीक है, रफ डायग्राम है तो समझ जाना। चलिए अब मैंने क्या किया, एक दीवार बना दी सर। इस दीवार में सामने से क्या दिख रहा है सबको, स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो ये सारे स्ट्रक्चर कोर्स है। अगर मैं तुमसे पूछना कि इस दीवार की आपके पास में थिकनेस कितनी होगी, तो आप बड़े आराम से बता दोगे कि सर दीवार की थिकनेस आपके पास में 190 mm होगी। कितनी होगी बेटा, सॉरी 90 mm, 190 नहीं 90 mm या 100 mm बोल सकते हो, 90 mm या 100 mm बोल दो आप इसको, ठीक है। 4 इंच की दीवार है ये, मीटर स्क्वायर में मेजर करेंगे एज अ पार्टीशन वॉल। अब पॉइंट ये आता है आपके पास में, देखो बेटा दो चीजें हैं। सबसे पहला आता है लैप क्या होता है, तो जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा एक कोर्स है, तो इस कोर्स में एक जॉइंट मैंने लिया ये, और दूसरे कोर्स में इससे जस्ट आगे वाला जॉइंट ये है, तो इन दोनों के बीच में ये जो डिस्टेंस है इसको हम लैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, लैप। ऐसे ही जैसे मान लो ये है तो इसके और इसके बीच में जो होगा इसको लैप बोलेंगे। लैप समझ में आया। लैप का मतलब है कि दो आपके जो क्रॉस जॉइंट है, तो जो दो लगातार क्रॉस जॉइंट होंगे आपके पास में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज द, क्या है आपके पास, उसी को हम लोग बोलते हैं दैट इज नोन एज द, उनके जैसे मान लो एक कोर्स के अंदर ये आपके पास क्या है, दैट इज द जॉइंट, वर्टिकल जॉइंट। उससे ऊपर वाले कोर्स में अगला जॉइंट यहां पर है, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी इसको लैप बोलेंगे। जैसे इसके और इसके बीच की डिस्टेंस को लैप बोल सकते हो, है ना, तो समझ गए ना आप लोग। तो इससे और इसके बीच की डिस्टेंस को भी लैप है। लैप का मतलब होता है एक ब्रिक के ऊपर कितना हिस्सा ब्रिक का रखा हुआ है, इसको लैप बोलते हैं। एक बता रहा है कि कोर्स ही समझ में नहीं आया, है ना, एक बता रहा है कोर्स ही समझ में नहीं आया। अरे बाबू कोर्स का मतलब है ये जो तुझे हॉरिजॉन्टल लेयर दिख रही है ये इसी को कह रहे हैं बेटा कोर्स, ये कोर्स है और क्या है। तुम इसको क्या बोलोगे, इसको एक पंक्ति बोल दो, रो बोल दो, ईंटों की एक लाइन बोल दो, तो ईंटों की जो लाइन दिख रही है इसी को कोर्स बोलते हैं। और क्यून का मतलब जो कोना है इसका, जो कॉर्नर आपके पास बना रखा है हमने ईंटों से, उस कोने को क्यून के नाम से जान रहे हैं। खत्म का। अगला पॉइंट समझने की कोशिश करें। एक आता है परपेंड। अब मान लो परपेंड का मतलब होता है, आपको ये बात पता होगी बहुत अच्छे तरीके से, कि हम कभी भी ईंटों को ऐसे नहीं जमाते कि एक के नीचे एक जमाते चले गए, ऐसे नहीं जमाते बेटा। कभी भी ईंटों को ऐसे नहीं जमाया जाता कि एक के नीचे एक आप ईंटों को जमाते चले गए ना, ऐसा नहीं जमाया जाएगा बिल्कुल भी। क्यों ऐसा इसलिए नहीं करते सर, क्योंकि इस जगह पर अगर एक ही लाइन में जॉइंट आ गया ना, एक ही लाइन में आ रहा है पूरा पूरा जॉइंट आपका, तो यहाँ दिक्कत ये हो जाएगी कि यहाँ पे डिफ्लेक्शन हो जाता है, दीवार टूट जाती है, कमजोर दीवार बनती है। तो हम लोग क्या करते हैं इस तरीके से, देखो जैसे ईंट से थोड़ा सा आगे की तरफ है, ये आगे की तरफ है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, कई बार मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा, यहाँ पे हम ईंटों के टूटे हुए टुकड़े आधी ईंटें इस्तेमाल करते हैं, आगे डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो इसका मतलब होता है कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जॉइंट यहाँ पर है लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं। तो ये एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी कभी हम लोग जॉइंट बनाते हैं, तो इन जॉइंट्स को, जो आपके पास यहाँ पे जॉइंट दिख रहे हैं, अब इसके बाद यहाँ जॉइंट है लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे है लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ पे है लेकिन आगे नहीं होगा, तो एक लाइन खींचता हूं मैं, और ये एक जो लाइन है आपके पास में, इस लाइन में सारे के सारे जॉइंट आपके आ गए। क्या कह रहा हूं मैं, ये सारे के सारे जॉइंट आपके एक इमेजिनरी लाइन के ऊपर ही लाई कर रहे हैं, तो इस लाइन को ही हम लोग परपेंड के नाम से जानते हैं। दिस इज नोन एज द परपेंड। अब देखो थोड़ा सा तो दिमाग लगाना पड़ेगा बेटा, है ना, दिस इज नोन एज द परपेंड बेटा, इसे हम परपेंड के नाम से जान रहे होते हैं। बहुत बढ़िया। तो इसको ध्यान रखिएगा, एक ऐसी इमेजिनरी लाइन, बिल्कुल सही कहा, 5 सेंटीमीटर कम से कम लैपिंग करनी पड़ती है बेटा, ध्यान से सुनिएगा, 5 सेंटीमीटर कम से कम जो है लैपिंग करनी पड़ती है। ओके, हाँ 5 सेंटीमीटर कम से कम जो लैपिंग करते हैं ना, 5 सेंटीमीटर, वो कम से कम जो लैपिंग की जाती है वो आपकी ऑलमोस्ट 5 सेंटीमीटर की जाती है, मिनिमम 5 सेंटीमीटर लैपिंग की जाती है। तो आपको ये सारी बातें समझ में आ गई। अब आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। देखो बेटा लैप का क्या मतलब है, लैप आपके पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है दो वर्टिकल जॉइंट्स की, जैसे दो ब्रिक के कोर्स जो है उनके जो वर्टिकल जॉइंट है उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको लैप कहते हैं। परपेंड क्या होता है, ये स्टोन मेसनरी में या ब्रिक मेसनरी में ऐसी वर्टिकल इमेजरी लाइन जिसमें आपके सारे के सारे वर्टिकल जॉइंट लाई कर रहे हैं, उसको हम लोग परपेंड बोलते हैं। क्यों आपको बता दिया, कॉर्नर को क्यों बोलते हैं, टू थिंग क्या होती है आपको बता दिया, सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी, सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो अब इसको जानने की कोशिश करते हैं, डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। चलिए आइए भैया जरा आगे डिस्कशन कर लेते हैं सर। अगला पॉइंट आता है सर बेसिक टर्म। अब जैसे क्लोजर आपके पास में बहुत अच्छा टर्म है, एग्जाम में अभी भी रिसेंटली मैंने देखा, शायद अभी आई थिंक जेकेएसएसबी जेईई के पेपर में पूछा था, शायद जम्मू कश्मीर के पेपर में क्वेश्चन पूछा था, उसमें शायद क्वीन क्लोजर या किंग क्लोजर की डेफिनेशन पूछी हुई थी, है ना, मुझे एक्जैक्टली ध्यान नहीं है, लेकिन अभी जेकेएसएसबी जेईई के पेपर में क्वीन क्लोजर या किंग क्लोजर की डेफिनेशन पूछी हुई थी। तो इसमें लिखा हुआ है कि जब हम लोग ब्रिक को लेंथ वाइज कट करते हैं, जब हम ब्रिक को लेंथ वाइज कट करते हैं तो कटे हुए हिस्से को हम लोग कहते हैं क्लोजर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो सिंपल पॉइंट क्या हुआ आपके पास में, पहला पॉइंट तो क्लोजर किसे कहते हैं इसकी डेफिनेशन याद कर लीजिए। तो जब हम किसी ब्रिक को लेंथ वाइज कट करते हैं तो कटे हुए पोर्शन को क्लोजर के नाम से जाना जाता है। दूसरा पॉइंट, क्लोजर आपका जनरली 4 टाइप का होता है, 4 टाइप का। पहला क्वीन क्लोजर। क्वीन क्लोजर का मतलब है, डायग्राम सारे बने हुए, टेंशन मत लीजिएगा। क्वीन क्लोजर का मतलब है जब हम किसी ब्रिक को लेंथ वाइज एकदम बीचों बीच में से काट दें तो उसको हम बोलते हैं क्वीन क्लोजर। क्या लिखा हुआ है, व्हेन द ब्रिक्स आर कट अलोंग लेंथ इन द हाफ पोर्शन। जब हम किसी ब्रिक को लेंथ वाइज कट कर दें, अलोंग द लेंथ वाइज कट किया जाता है, बिल्कुल सही कहा। एक क्वेश्चन पूछा था ना अभी एमपीपीएससी में भी आया था, बेटा बहुत सारे एग्जाम्स में आता है, क्वीन क्लोजर पूछा था शायद उसमें जेकेएसएसबी में। तो ये कह रहा है कि जब किसी ब्रिक को आप लेंथ वाइज कट कर रहे हो, ठीक है, लेंथ वाइज कट कर रहे हो, तो बचा हुआ जो पोर्शन है, मतलब 2 पोर्शन हो गए ना बेटा, दोनों को क्वीन क्लोजर बोलेंगे। लेंथ वाइज जब बीचों बीच में से काटोगे तो उसको क्वीन क्लोजर। दूसरा कह रहा है किंग क्लोजर कब कहलाएगा, तो ये कह रहा है कि जब आप ब्रिक को लेंथ वाइज तो कट कर रहे हो, लेकिन कैसे कट कर रहे हो कि ये आपके पास में, ये तो आपका क्वीन क्लोजर है भाई, दिस इज योर क्वीन क्लोजर, ठीक है। किंग क्लोजर देखते हैं। अब अगर आप ब्रिक को लेंथवाइज ऐसे कट कर रहे हो कि कट आपका कहां से कहां लगा रहे हो, हेडर के हाफ से स्ट्रेचर के हाफ तक, जब आप इसको ऐसे कट कर रहे हो तो जो कटा हुआ हिस्सा है, कौन सा कटा हुआ हिस्सा बेटा, ये ऑरेंज वाला, जो ऑरेंज वाला आपको कटा हुआ हिस्सा दिख रहा है, इस ऑरेंज वाले हिस्से को हम बोलते हैं क्वीन क्लोजर। जो कट गया उसको तो बाहर निकाल देंगे, और जो बच गया जो ऑरेंज वाला हिस्सा है इसको किंग क्लोजर बोलते हैं। दिस इज किंग क्लोजर। कैसे काटा तो आप बता देंगे, जब हम लोग ब्रिक को लेंथवाइज इस तरीके से काटे कि कट कहां पे लगे, हाफ पोर्शन ऑफ द स्ट्रेचर मीट द हाफ पोर्शन ऑफ द हेडर। जब आपका हाफ पोर्शन ऑफ स्ट्रेचर हाफ पोर्शन ऑफ हेडर को मीट करते हुए हम लोग काटे इसको, तो उसको किंग क्लोजर कहेंगे। बेवल्ड क्लोजर क्या होता है, जब हम ब्रिक को लेंथवाइज इस तरीके से काटें कि इस जगह पर जो हेडर का हाफ है वो स्ट्रेचर के कॉर्नर पे जाकर के मीट कर रहा हो, तो ऐसे कंडीशन में कटा हुआ जो आपके पास पार्ट होगा ब्रिक का, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज द बेवल्ड क्लोजर। एक होता है मिट्रेड क्लोजर। मिट्रेड क्लोजर सिंपल भाषा में बात करूं तो तिरछी कटी हुई ब्रिक को हम लोग मिट्रेड क्लोजर के नाम से जानते हैं। अब कई सारे बच्चे बोलेंगे कि सर ये तो लेंथवाइज कटा हुआ नहीं, ये तो विड्थवाइज कटा हुआ है, लेकिन बेटा स्पेशल कंडीशन है, ध्यान रखिएगा। जो आपका मिट्रेड क्लोजर होता है उसमें मैंने एक चीज हमेशा ध्यान रखो और कभी मत भूलना, जब भी कभी क्लोजर की बात आएगी तो क्लोजर की जो लेंथ होती है, क्लोजर की जो लेंथ होती है ना, वो हमेशा पूरी काम में ली जाती है। क्लोजर की लेंथ हमेशा पूरी काम में ली जाती है। देखो इसमें लेंथ पूरी मिल रही है, इसमें लेंथ पूरी, इसमें लेंथ पूरी, और इसमें देखो एक साइड लेंथ पूरी। तो ये कहेगा कि फुल लेंथ, एक तरफ तो आपकी फुल लेंथ है और एक तरफ आपकी थोड़ी शॉर्ट लेंथ है।
ठीक है। तो हम लोग जब ब्रिक को इस तरीके से काटते हैं, तिरछा काटते हैं, स्प्लिट ऑफ बोलते हैं इसको, जब हम किसी ब्रिक को तिरछा इस तरीके से काटें, जब हम तिरछा इस तरीके से काटें किसी ब्रिक को कि अरे बेटा दिमाग खराब करो यार, पढ़ लो चुपचाप भाई, क्या पूछते हो तुम, इससे पता चलता है कितनी तैयारी तुम्हारी। तो ये कह रहा है कि जब ब्रिक को इस तरीके से काटे, तिरछा काटे कि इसका एक पोर्शन तो फुल लेंथ की लेंथ को रिप्रेजेंट करे और दूसरा लेंथ जो है वो शॉर्ट हो जाए, तो उसको बोलते हैं मिड क्लोजर। देखिए लिखा हुआ है इसकी वैल्यू लिखी हुई है कितने डिग्री पर, 45 डिग्री से लेकर के 60 डिग्री तक हम इसको काटते हैं। तो ये लिखा हुआ है, बाकी सब तो समझ में आ गए होंगे। मिड क्लोजर में लिखा हुआ है कि ये किसी ब्रिक का पार्ट होता है जिसको हम लोग स्प्लिट ऑफ मतलब तिरछा काटते हैं, ठीक है। आगे लिखा है कि जो एंगल होता है स्प्ले करने का, तिरछा काटने का, 45 से 60 डिग्री होता है। इसका जो एक लॉन्गर फेस होता है मिड क्लोजर का, वो तो फुल लेंथ के बराबर होता है, और जो दूसरा लॉन्गर फेस होता है वो शॉर्ट होता है लेंथ के अंदर। ये आपको एक्सप्लेन किया गया, ठीक है। चलिए आगे डिस्कशन करेंगे बेटा। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास में क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट आपके पास बैट। तो आपको मैंने बताया अभी जितने भी पोर्शन आप लोगों को याद करने बेटा दिमाग में बैठा लीजिए। पहली बात क्लोजर क्या है, और क्लोजर में आपको बताया क्वीन क्लोजर, किंग क्लोजर, बेवल क्लोजर, मिड क्लोजर, चार तरीके के क्लोजर है, चारों डायग्राम आपके पास बने हुए हैं। अगला सुनेंगे बैट्स क्या होता है। बैट में सिंपल है कि जब आप ब्रिक को आप विड्थ वाइज कट करोगे, जब आप लेंथ वाइज कट करोगे तो उसको क्लोजर बोलेंगे, जब आप इसको विड्थ वाइज कट करोगे तो उसको हम लोग बोलेंगे बैट। और जब बैट की बात करेंगे तो बैट बेटा तीन टाइप का होता है। अगर आप बैट को बीचों बीच में से काट दोगे तो हाफ, उसको बोलेंगे हम लोग हाफ बैट, ये बचा हुआ ऐसा। अगर हम ब्रिक को 1/3 पोर्शन से काट देंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे 3/4 बैट। अगर हम लोग ब्रिक को तिरछा काट देंगे विड्थ वाइज, अब देखो तुम कहोगे सर ये वाला और वाला तो सेम लग रहा है, नहीं बेटा दोनों अलग अलग है। देख इस जगह पर दोनों लेंथ आपको शॉर्ट लेंथ मिल रही है, फुल लेंथ दिख रही है किसी भी ब्रिक के अंदर, फुल लेंथ नहीं है, लेकिन उस जगह पर बेटा फुल लेंथ थी, देखा हो तो फुल लेंथ के ऊपर अब हम पढ़ेंगे दैट इज द फुल लेंथ नहीं है, लेकिन उस जगह पर बेटा फुल लेंथ, जगह पर दोनों लेंथ आपको शॉर्ट लेंथ मिल रही है। फुल लेंथ दिख रही है किसी भी ब्रिक के अंदर, फुल लेंथ नहीं है, लेकिन उस जगह पर बेटा फुल लेंथ थी, देखा हो तो फुल लेंथ थी एक तरफ। तो याद रखेंगे जब हम ब्रिक को तिरछा काट देते हैं, बेवल्ड कर देते हैं, तिरछा काट देते हैं, तो इसे हम लोग बेवल्ड बैट के नाम से जानते हैं। तीनों बैट आपको समझ में आ गए, ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं सर नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, अब हम पढ़ेंगे दैट इज द टाइप पर्पस ऑफ द बॉन्ड। बॉन्ड के पर्पस क्या होते हैं, देख भाई बॉन्ड का क्या पर्पस होगा। पहला पर्पस लिखा हुआ है इसने कि द मेन पर्पस ऑफ द बॉन्डिंग इन द ब्रिक इज टू गिव द स्ट्रेंथ एंड गुड अपीयरेंस टू द बॉल। ऐसा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, इसलिए मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट बोल रहा है कि सर जो मेन पर्पस होता है ब्रिक को बॉन्ड करने का, ब्रिक में बॉन्डिंग करने का, वो ये होता है ताकि हमारे बॉल को एक अपीयरेंस बढ़िया मिल सके और दूसरा आपके पास उस जगह पे स्ट्रेंथ बढ़िया मिल सके, दोनों चीज अच्छी मिल सके। दूसरा पॉइंट आपके पास में लिखा हुआ है कि जब हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं अलग अलग टाइप की बिल्डिंग्स को, लिखा हुआ है व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग द एनी डिफरेंट टाइप ऑफ बिल्डिंग इफ वी आर नॉट फोकसिंग ऑन द बॉन्डिंग बिटवीन द एवरी ब्रिक। ये क्या कहना चाह रहा है कि मान लो तुम किसी भी जगह पर दीवार बना रहे थे ईंटों की और मोटार की मदद से, और अगर आपने एक भी सिंगल ईंट के अंदर गड़बड़ी कर दी, तुमको लगता होगा कि ब्रिक की दीवार चिनने में क्या है, हम भी चिनाई कर लेंगे, लेकिन नहीं, तुमने देखा होगा जब ईंटों की चिनाई होती है घरों में तो जो हेड मैसन होता है, जो मुख्य मिस्त्री होता है ना, वही चिनाई करता है, क्योंकि उसमें कला होती है उन ईंटों को किस तरीके से पुट करना है, रखना है, इस चीज की कला उसी में होती है। तो इस वजह से जब हम लोग पर्पस की बात करते हैं तो कहते हैं कि अगर एक भी सिंगल ईंट को अगर आपने सही तरीके से पुट नहीं किया तो बिल्डिंग किसी भी टाइम पर उसी एक सिंगल ब्रिक की गलती की वजह से कोलैप्स हो सकती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए आगे डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आएगा, अब इसमें बॉन्ड्स की बात करेंगे, अलग अलग टाइप के आपके बॉन्ड होते हैं और उसके बाद इसको खत्म करेंगे। तो देखिए भैया बॉन्ड क्या है आपके पास में लिखा हुआ है हेडर बॉन्ड। सबसे पहला जो बॉन्ड हम लोग पढ़ेंगे इसका नाम है हेडर बॉन्ड। हेडर बॉन्ड क्या होता है कि जब आप किसी भी ब्रिक को इस तरीके से बनाओ कि उसमें सामने से देखने पर फेस उसका अगर देखूंगा मैं, फेस पर देखने पर मुझे क्या दिखाई दे, दैट इज द हेडर दिखाई दे। देखो मैंने क्या किया, मेरी जो ब्रिक थी यहाँ पे वो रखा होगा ना, घंटी सी रखी रहती थी और कहां गई है, नहीं चलो कोई नहीं। जैसे मान लो हमारे पास कोई एक ये है, ये मान लो एक ब्रिक है, तो अब ब्रिक को या तो तुम ऐसे रख सकते हो, ब्रिक को या तो तुम ऐसे रख सकते हो या ब्रिक को तुम ऐसे रख सकते हो, करेक्ट है। तो अगर मैं इसको ऐसे रखूंगा तो सामने से तुम्हें क्या दिखेगा, स्ट्रेचर, लेकिन अगर दीवार में मैं ऐसे रखूंगा तो सामने से तुमको हेडर दिखेगा। तो ये कह रहा है कि जब किसी भी ब्रिक के अंदर सारे के सारे जो कोर्सेज होते हैं वो जब हेडर के बने हुए होते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज द हेडर बॉन्ड। तो उसे बेटा हम हेडर बॉन्ड के नाम से जानते हैं। जब एक ब्रिक मैसनरी के अंदर सारे के सारे जो हेडर दिखाई दे, एच एच एच, देखो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, हेडर दिखाई दे रहा है सब में, एच 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 इस तरीके से, तो इसको बोलते हैं बेटा हेडर बॉन्ड। दिस इज नोन एज द हेडर बॉन्ड, सब में हेडर आपको दिखाई दे रहा है। अब पॉइंट ये आता है सर इसकी दीवार की थिकनेस कितनी होगी, तो मुझे एक बात बताओ, जब मैं इसको अगर आगे तक ऐसे बनाऊं तो ऐसी तो जा रही होंगी ईंट, यहाँ पे देख लो ये वाली ईंट कैसी दिख रही होगी, ये वाली ईंट कुछ ऐसे दिख रही होगी है ना, करेक्ट है, ऐसे देखो ऐसी तो होगी। तो इसकी अगर मैं बोलूं कि थिकनेस कितनी होगी इस दीवार की, तो आप बताओगे सर दीवार की थिकनेस होगी 190 mm कम से कम, करेक्ट है। तो पहला क्वेश्चन सुनना मेरी बात को, देखो पहला क्वेश्चन है आपके पास, पहला पॉइंट आएगा जब हम लोग ब्रिक्स को हेडर कोर्स के अलोंग पुट करते हैं, मतलब हमें सामने से देखने पर सारी जो ब्रिक्स दिखेंगी वो हेडर दिखाई देंगी, तो दैट इज नोन एज द हेडर बॉन्ड, इसे हम लोग हेडर बॉन्ड के नाम से जानेंगे। दूसरा पॉइंट आपके पास लिखा हुआ है, अब यहाँ पे आपने देखा होगा, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही इस बात को बोला था कि हम लोग कभी भी एक ब्रिक के नीचे लगातार ऐसे ब्रिक्स को नहीं रख सकते कि एक ब्रिक ये रखी फिर इसके नीचे ये रख दी, ऐसे नहीं रख सकते ब्रिक को। ये जॉइंट ना एक साथ नहीं आना चाहिए, लगातार जॉइंट एक जैसा जॉइंट लगातार नहीं आना चाहिए, तो इसको बोलते हैं जॉइंट के वर्टिकल अलाइनमेंट को ब्रेक करना। तो यहां लिखा हुआ है टू ब्रेक द अलाइनमेंट ऑफ वर्टिकल जॉइंट। ये देखो यहां पे वर्टिकल जॉइंट है, यहां नहीं है, यहां पे है, यहां नहीं है, इस तरीके से चल रहा है। सेम ऐसे ही मैं कह रहा हूं कि अगर हमें इस जॉइंट की वर्टिकल जॉइंट की अलाइनमेंट को ब्रेक करना है तो इसके लिए क्या करते हैं हम, अल्टरनेट कोर्सेज के अंदर 3/4 बेड का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि अगर मुझे वर्टिकल अलाइनमेंट को ब्रेक करना है, तो अगर वर्टिकल अलाइनमेंट को ब्रेक करना है तो ऐसी सिचुएशन में हमें 3/4 बेड का इस्तेमाल करना होता है अल्टरनेट कोर्स के अंदर। लिखा भी है टू ब्रेक द वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ द जॉइंट, टू ब्रेक द अलाइनमेंट ऑफ वर्टिकल जॉइंट 3/4 बेड का इस्तेमाल किया जाता है अल्टरनेट कोर्स के अंदर। नेक्स्ट है, ये जो बॉन्ड होता है कहां पर सूटेबल होता है, तो जहां हमें 190 mm की दीवार या फिर हमें एक ब्रिक के जितनी थिकनेस वाली दीवार बनानी होती है, तो उस जगह पर हम क्या करते हैं, इस बॉन्ड का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है, ये जो बॉन्ड है फुटिंग कंस्ट्रक्शन में बहुत इस्तेमाल किया जाता है, या फिर अच्छा देखो ये वाला क्वेश्चन आरआरबी जेईई में आया अभी रिसेंटली इस साल
उसने कुछ नहीं पूछा और उसने ये उठा के दिया। सोचो तुम क्या उठा के दिया है। अरे बाबू इलेक्ट्रिकल की क्लास पता नहीं टाइम मेरे को 2:30-3 बजे से चलती है, स्टार्ट हो जाएगी बेटा। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये कह रहा है कि ये जो बॉन्ड है फुटिंग कंस्ट्रक्शन में काम में आता है। और दूसरी चीज सर्कुलर या कर्व वॉल बनाने में इस बॉन्ड का शायद मेरे हिसाब से ना एसएससी में ही आया 2024 के अंदर, जैसा मुझे याद है। ये क्वेश्चन ना एसएससी में ही आया मेरे हिसाब से 2024 में मेंस के अंदर, ठीक है। तो बता रखा है कि सर्कुलर या कर्व्ड वॉल बनाने के लिए हम लोग कौन से इसका इस्तेमाल करते हैं, तो हेडर बॉन्ड का एग्जांपल बता रखा है। कुएं बनाने में, जैसे कहा ना कर्व सरफेस के लिए, कर्व वॉल के लिए, तो जैसे कुएं बनाने में, चिमनी बनाने में, इनलेट्स वगैरह, इनलेट वगैरह बनाने में हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका, हेडर बॉन्ड का। अब आता है दूसरा सर स्ट्रेचर बॉन्ड। अब देखो बेटा जो स्ट्रेचर बॉन्ड होता है, जैसे आप लोगों का वहां पर हमने क्या पुट किया, सारे कोर्सेज में हेडर पुट किए, ऐसे ही इसमें सारे कोर्सेज में हम स्ट्रेचर पुट करेंगे। अब मैं आपसे पूछूंगा अगर स्ट्रेचर पुट कर रहे हैं तो इसका मतलब इसमें सभी, अगर मान लो एक ब्रिक की मैं ये देखूं कि इस दीवार की आपके पास में थिकनेस कितनी होगी, तो ऐसे कितनी है ये 90 mm, तो इसका मतलब 90 mm थिकनेस की दीवार बनती है। इसको आप 4 इंच की दीवार भी बोल सकते हो, और 4 इंच की ही दीवार को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज आल्सो नोन एज अ पार्टीशन वॉल। इसको एज अ पार्टीशन वॉल की तरह हम लोग इस्तेमाल करेंगे। यूज में भी यही आएगा, आपके में भी पढ़ेंगे जब। तो लिखा हुआ है कि जब हम लोग किसी भी एक ब्रिक को अलोंग द स्ट्रेचर के अलोंग जब पुट कर रहे हैं, स्ट्रेचर के अलोंग जब पुट कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हम उसको स्ट्रेचर बॉन्ड के नाम से जानेंगे। अब इसमें भी अगर मुझे वर्टिकल अलाइनमेंट को, वर्टिकल जॉइंट के अलाइनमेंट को ब्रेक करना है कि एक ही लाइन में जॉइंट ना आ जाए, तो हम इसमें हाफ बेड का इस्तेमाल करते हैं अल्टरनेट कोर्सेज के अंदर। अल्टरनेट कोर्सेज में हाफ बेड का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, ये जो आपका बॉन्ड है ना, ये सूटेबल होता है 90 mm थिक ब्रिक वॉल के लिए, जैसा आपको दिखा भी दिया। अगला पॉइंट, इसका यूज कहां पे करेंगे, इसका मेनली यूज पार्टीशन वॉल के रूप में किया जाता है, ठीक है। और मिनिमम इसकी थिकनेस कितनी होगी भाई, 90 mm या आधी ब्रिक के जितनी थिकनेस होती है इस वाली वॉल की, मतलब इसके द्वारा बनेगी वॉल की। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास में, दैट इज, ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, ओके। एग्जांपल की बात करेंगे। एग्जांपल, पार्टीशन वॉल तो हो गया, लेकिन पार्टीशन वॉल की तरह हम लोग कैविटी वॉल भी बनाते हैं, पार्टीशन वॉल। तो ये दोनों इसके एग्जांपल है, एक साथ भी याद कर सकते हो इसी जगह। तो आपको समझ में आ गया कि स्ट्रेचर बॉन्ड कैसा होता है, हेडर बॉन्ड कैसा होता है। हाफ बेड का यूज करते हैं अल्टरनेट में, बिल्कुल सही कहा बेटा। नेक्स्ट पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास में, दैट इज द इंग्लिश बॉन्ड। अब ये इंग्लिश बॉन्ड क्या होता है, इसको भी समझ लेते हैं। तो इंग्लिश बॉन्ड में आप बताएंगे कि इसमें अल्टरनेट कोर्स होते हैं हेडर और स्ट्रेचर के, मतलब एक, अब तक आपने ये देखा हेडर बॉन्ड में सारे हेडर दिखते थे सामने से, स्ट्रेचर बॉन्ड में सारे स्ट्रेचर दिखते थे। अब क्या आया, अब ऐसी कंडीशन आई जिसमें एक लाइन में तो हेडर दिखेंगे, फिर एक लाइन में स्ट्रेचर दिखेंगे, फिर एक लाइन में हेडर दिखेंगे, फिर एक लाइन में स्ट्रेचर दिखेंगे। इसका मतलब इसमें अल्टरनेट कोर्सेज दिखाई देते हैं हेडर के और स्ट्रेचर। हां, पैरापेट वॉल बेटा इसी का एग्जांपल है, सही का एकदम, वो पहले भी तो बता दिया। तो हेडर स्ट्रेचर, हेडर स्ट्रेचर, हेडर स्ट्रेचर, मतलब एक कोर्स दिखेगा हेडर का, जैसे आप देख पा रहे हैं इसमें सब में आपको हेडर 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 दिखाई दे रहे हैं। सेम ऐसी इसके अंदर आपको स्ट्रेचर 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 इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। तो मैं इसमें ना स्ट्रेचर नहीं है, ये कटा हुआ हिस्सा है ना दीवार का, फिर आपको देखो हेडर हेडर दिखाई दे रहे हैं, फिर आपको वापस से स्ट्रेचर 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 दिखाई दे रहे हैं। क्लियर पॉइंट है। तो चलो अभी काम करते हैं, इसका मैंने डायग्राम और उठा लाता हूं। देखो ये वाला जो डायग्राम था ना हमारे पास स्टार्टिंग में, जो डायग्राम था बेटा, ये वाला जो डायग्राम है ये इसी का है। कहां गया वो, ये डायग्राम है ये इसी का है। कहां गया वो, ये देखो तुम ध्यान से, ये वाला जो डायग्राम है ना, ये इंग्लिश बॉन्ड का ही डायग्राम है। ये वाला जो डायग्राम था ये इंग्लिश बॉन्ड का ही डायग्राम है, इंग्लिश बॉन्ड। तो स्ट्रेचर बॉन्ड समझ लिया, हेडर बॉन्ड समझ लिया, अब समझ लिया इंग्लिश बॉन्ड। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में लिखिए, लिखो इंग्लिश स्ट्रांग। क्या लिखोगे, इंग्लिश या स्ट्रॉन्गेस्ट लिख दो, इंग्लिश स्ट्रॉन्गेस्ट। आप बताओगे कि सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होता है, तो आप कहेंगे सर इंग्लिश बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग इंग्लिश बॉन्ड होता है। सरकारी, बिल्कुल सही कहा, सरकारी बिल्डिंगों में एक लेयर आपने स्ट्रेचर की डाली, फिर हेडर की, फिर स्ट्रेचर की, फिर हेडर की, फिर स्ट्रेचर की, फिर हेडर की, फिर स्ट्रेचर की, फिर हेडर की। मतलब इसमें क्या होता है, इसके अंदर ऑल्टरनेट, इसके अंदर बेटा ऑल्टरनेट लेयर्स होती हैं, ऑल्टरनेट कोर्स बोल सकते हैं, लेयर्स बोल सकते हैं, ऑल्टरनेट कोर्स ऑफ हेडर एंड स्ट्रेचर। हेडर और स्ट्रेचर के एक करके एक कोर्स होते हैं, मतलब ऑल्टरनेट कोर्स होते हैं हेडर और स्ट्रेचर के, हेडर और स्ट्रेचर के ऑल्टरनेट कोर्स होते हैं इसके अंदर। इस बात को ध्यान रखेंगे, ओके गाइस, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, तो अगर अल्टरनेट कोर्स होते हैं तो ये आपको दिख रहा है। अच्छा, आपसे कोई पूछे कि बताओ इसकी थिकनेस कितनी होगी, मतलब इस दीवार की थिकनेस, तो आपको कितना लग रहा है 190 mm होगी। अब तुम कहोगे सर बनाया कैसे जाता होगा, तो मैं बताता हूं। जैसे मान लो स्ट्रेचर हम लोग बनाना चालू करें स्ट्रेचर से, तो स्ट्रेचर तो सर 90 mm का ही होता है, तो दो स्ट्रेचर बिछाए जाते हैं एक साथ। दिख रहा होगा आप लोगों को, यहां तक एक स्ट्रेचर है, ये दूसरा स्ट्रेचर है, ऐसे आपको दिख रहा होगा। तो दो स्ट्रेचर, फिर हेडर तो सीधा अंदर की तरफ जाएगा आर पार इसके, ठीक है। फिर वापस से स्ट्रेचर का बनाओगे तो दो ईंटें बराबर में पैरेलल रखी जाएंगी। तो इस तरीके से बनाया जाता है, इसको 190 mm की थिकनेस होती है। चलिए सर बात समझ में आ गई। इंग्लिश बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड की कैटेगरी में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड हमें सब ये हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे कुछ बातें पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है इसमें। पहली बात तो इसकी डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इट हैज द अल्टरनेट कोर्स ऑफ हेडर एंड स्ट्रेचर। इसमें अल्टरनेट कोर्स होते हैं हेडर और स्ट्रेचर के, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि अगर इसमें हमें वर्टिकल अलाइनमेंट को ब्रेक करना है, तो वर्टिकल अलाइनमेंट को ब्रेक करने के लिए हम बेटा क्वीन क्लोजर का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, क्वीन क्लोजर का। तो वर्टिकल अलाइनमेंट को ब्रेक करने के लिए इसमें क्वीन क्लोजर का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए ओके, अब उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट आपके पास में, दैट इज द क्वीन क्लोजर। अब इसको दिमाग लगाना और उसको समझने की कोशिश करना। देखो क्या लिखा हुआ है, क्वीन क्लोजर इज नॉट एट द यूज एट द स्टार्टिंग। क्वीन क्लोजर तो हम यूज कर रहे हैं इसमें। अब क्वीन क्लोजर क्या बताया था, जब ईंट को हम लोग ऐसे काटते हैं ना, जब ईंट को बीचों इसमें से काटते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं क्वीन क्लोजर, करेक्ट है। आप बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर। अब क्या आएगा इस जगह पे, इसको भी दिमाग लगाइए कि सबसे पहले तो क्वीन क्लोजर मैंने आपको यहाँ पे बताया था। देखो एक डायग्राम बना देगा इसका, दिखा तो नहीं रखा इसमें, और आप समझ जाओ। हम दो चीजें याद रखनी है इसमें आपको। पहली बात तो इसमें हम वर्टिकल जॉइंट के अलाइनमेंट को ब्रेक करने के लिए क्वीन क्लोजर का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात, क्वीन क्लोजर हेडर वाले कोर्स में इस्तेमाल किया जाएगा। और तीसरी बात, जो क्वीन क्लोजर है वो पहले हेडर के बाद इस्तेमाल होगा। चलो मैं काम करता हूं, मैं इसमें ना मैंने एक डायग्राम बनाया था, उसी डायग्राम में एक्सप्लेन कर देता हूं। ये वाला डायग्राम ध्यान है, ये वाला डायग्राम, तो ये इसी का डायग्राम है। देखो बेटा, नहीं इसका डायग्राम नहीं है, नया एक डायग्राम बना देते हैं, कंफ्यूज नहीं करते हैं आपको। कहां गया हमारा बॉन्ड, ये रहा देखो बेटा, मान लीजिए आपके पास में ये एक बॉन्ड है। अब इस बॉन्ड में हमने क्या किया, ऐसे इसको रखा, ऐसे इसको रखते चले गए, ठीक है।
हम एक रफ डायग्राम बना रहा हूं मैं, मुझे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना, बस एक चीज बतानी है आपको। तो मान लो ये हमने बॉन्ड बना दिया, मतलब एक दीवार बना दी। अब इस दीवार के अंदर क्या हुआ, मान लो आपने पहले एक हेडर बॉन्ड बनाया, यहाँ पे हेडर हेडर है ना, हेडर बॉन्ड बनाए इस तरीके से, ऐसे बनाते हुए चले गए आप लोग। और उसके बाद में क्या किया आपने, स्ट्रेचर बॉन्ड बनाया। तो अब इसमें करते क्या है, मैंने आपको बताया था एक हेडर का कोर्स होता है फिर एक स्ट्रेचर का। तो इसमें पहला हेडर ये रहा। पहली बात तो इसमें हम लोग वर्टिकल अलाइनमेंट को ब्रेक करने के लिए क्वीन क्लोजर का इस्तेमाल करते हैं। और क्वीन क्लोजर जो होता है ना बेटा, वो फर्स्ट हेडर के बाद में रखा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। फर्स्ट हेडर के बाद में रखा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर पॉइंट है। अगला पॉइंट सुनेंगे, फिर वापस से क्या आ जाएगा आपके पास, यहां तक आपका क्वीन क्लोजर हो गया, फिर से वापस से आपका ये हेडर, ये हेडर 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 इस तरीके से चल रहा है। अब इसके बाद कहानी आती है आपके पास में किसकी बेटा, ये आती है स्ट्रेचर।